हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। इसमें पहला क्वेश्चन अपना रहेगा, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ और 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई। होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है। होली फैमिली एक प्रसिद्ध पुस्तक थी कार्ल मार्क्स और एंगल्स की। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 में जो प्रकाशित हुआ था, ये एक अमर रचना थी कार्ल मार्क्स और एंजल्स की। कार्ल मार्क्स और एंजल्स की एक महत्वपूर्ण जोड़ी थी जिसने साम्यवाद के लिए काफ़ी काम किया। बहुत सारी इसने पुस्तकें भी लिखी थी। जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक है, ये मार्क्स एवं एंगल्स की थी। 1845-46 में ये प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इन्होंने अपने द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद जो सिद्धांत है, डायलैक्ट्रिकल मटेरियलिज्म की जो थ्योरी है, उसका वर्णन किया था। उसका विस्तार से उन्होंने इस पुस्तक में समझाया था। अगला है अपना द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, डायलैक्ट्रिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो उदाहरणा है वो किसकी है। तो वो कार्ल मार्क्स की है। ये अवधारणा कार्ल मार्क्स ने इतिहास को समझने के लिए, समाज में जो परिवर्तन आ रहा है उसको समझने के लिए दी थी। और इसका उद्देश्य ये था कि पूंजीवादी व्यवस्था इसको समाप्त करके इसकी जगह पर वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करना या सर्वहारा वर्ग की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसीलिए जो द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है, इसमें वो इतिहास की भौतिक तत्वों के आधार पर या आर्थिक आधार पर व्याख्या करके पूंजीवाद से पहले की जो अवस्थाएं थी उनको समझना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी और इसके साथ साथ डी ला डिवीजन ड्यू ट्रेवल सोशल, इस पुस्तक के ये 1893 में प्रकाशित हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी। इसके लेखक कौन थे। इमाइल दुर्खिम थे। और इमाइल दुर्खिम का जन्म 1858 में हुआ था और 1917 में इसकी मृत्यु हुई थी। इमाइल दुर्खिम है वो फ्रांस के रहने वाले थे। और इमाइल दुर्खिम अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे। अगस्त काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक थे, 1838 में जिन्होंने समाजशास्त्र के विषय की जो रचना की थी या इसका प्रतिपादन किया था, इसको विज्ञान बनाने में अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे। उनके कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, इसमें समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने विस्तार से समझाया था भी श्रम विभाजन है, इसके प्रकार क्या रहे, इसके दुष्प्रकार क्या रहे, या सामाजिक एकता के आधार ये किस तरह से है। इसको विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया था इस पुस्तक को। और इसे जर्मनी भाषा के फ्रांसीसी जो भाषा थी उस भाषा में इस पुस्तक का नाम डी ला डिवीजन ड्यू ट्रेवल सोशल था। सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है, सोशल फैक्ट्स की अवधारणा है, वो इमाइल दुर्खिम की है। इन्होंने समाज को समझने के लिए सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी। इमाइल दुर्खिम कहाँ के रहने वाले थे। फ्रेंच दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, फ्रांस के रहने वाले थे, अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे। आत्महत्या, ल्यू सुसाइड, ये फ्रांसीसी भाषा में ल्यू सुसाइड और हिंदी में आत्महत्या, इंग्लिश में सुसाइड, 1897 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। इसके लेखक कौन थे। इमाइल दुर्खिम थे। ये पुस्तक भी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रही इमाइल दुर्खिम की। इस पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या के प्रकार, इसका अर्थ, इसके कारण आदि के बारे में विस्तार से समझाया था। सामाजिक जो तथ्य हैं, उस सोशल फैक्ट्स है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी थी। इमाइल दुर्खिम की थी। क्योंकि इमाइल दुर्खिम ने कहा था यदि समाज को समझना है तो समाज के जितने भी तथ्य हैं उनको वस्तु की तरह समझना होगा। और सामाजिक जो तथ्य है उसके कितने गुण होते हैं, 2 गुण या विशेषता इन्होंने बताई थी, एक्सटेरियरिटी और कंसंट्रेंट, बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता का मतलब ये होता है ये नियम बनाए तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा जाते हैं या समूह के द्वारा बनाए जाते हैं सामाजिक नियम, परंतु वो बाद में बाहरी या समाज के सभी लोगों पर लागू होते हैं। बाध्यता का मतलब एक बार इस नियमों को जब बना दिया तो बाद में ये सामाजिक मूल्य बन जाते हैं, समाज के स्वीकृत मूल्य बन जाते हैं और सभी लोगों का इनको पालन करना जरूरी होता है, बाध्य होता है। यदि कोई इनका पालन नहीं करता है तो उसे असामाजिक या गैर सामाजिक समझा जाता है। तो सामाजिक तथ्य की जो विशेषताएं थी वो इमाइल दुर्खिम ने 2 विशेषताएं बताई, एक्सटेरियरिटी एंड कंसंट्रेंट। नियमहीनता या नियम शून्यता या एनोमी है, ये अवधारणा किसकी है। अब नियमहीनता, नियम शून्यता, नियम का मतलब जो रूल्स हो गए, शून्यता का मतलब जीरो, नियम है ही नहीं। नियमहीनता का मतलब क्या हो गया, नियम जहाँ पर समाप्त हो जाए। एनोमी भी नियमहीनता की ट्रांसलेशन है। तो ये क्या है, किसकी अवधारणा थी, इमाइल दुर्खिम की थी। एनोमी का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी इच्छाएं होती है, उसके विश्वास होता है भी समाज में रहकर
ये कार्य करेगा तो बदले में उसको इस तरह का पारितोषिक या इनाम मिलेगा, लेकिन बदले में उसे उस तरह का जब मेहनत के अनुसार जब उसको फल नहीं मिलता तो वो सामाजिक नियमों को मानने से मना कर देता है और गैर सामाजिक कार्यों में संलिप्त हो जाता है। इसी को इमानुएल दुर्खिम ने नियम शून्यता या नियमहीनता कहा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है जॉब प्राप्त करने के लिए, उसने बहुत मेहनत की, अच्छे अंक लिए, अच्छी पढ़ाई की, उसका उद्देश्य क्या था भी पढ़ाई से मुझे समाज के अंदर अच्छा मान सम्मान मिलेगा और अच्छी जॉब मिलेगी और मैं अपना जीवन अच्छी तरह से जी पाऊँगा। लेकिन क्या होता है कि उसको रोज़गार नहीं मिला, तो अब क्या होगा, वो समाज के नियमों को मानने से मना कर सकता है और समाज के यदि वो नियमों को तोड़कर गैर सामाजिक या असामाजिक तत्वों में सम्मिलित हो जाए, जैसे आतंकवाद का रास्ता अपना लिया या चोरी डकैती का काम शुरू कर दिया, तो वो फिर कैसी स्थिति आ जाएगी, अनियमितता या नियम शून्यता या नियमहीनता, एनोमी की अवस्था आ जाएगी। इसी को नियम शून्यता कहा गया है। तो ये उदाहरण इमानुएल दुर्खिम की थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। ये 1867 में प्रकाशित हुई थी। कार्ल मार्क्स की इम्पोर्टेंट पुस्तक है। दास कैपिटल बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। और धर्म एक अफीम के नशे के समान है, ये शब्द किसने कहे थे? ये कार्ल मार्क्स ने कहे थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन या समाज को उन्होंने विभिन्न युगों में 4 युगों में बांटा था। कौन कौन से थे? आदिम युग, उसके बाद दासमूलक युग, उसके बाद सामंतवादी युग और उसके बाद पूंजीवादी युग। ये जो 4 युगों में बांटा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जैसे आदिम अवस्था से दासमूलक अवस्था से सामंतवादी अवस्था, सामंतवादी अवस्था से पूंजीवादी अवस्था में जो समाज परिवर्तित हो रहा है, इस परिवर्तन के पीछे कारण क्या? आर्थिक कारण है, वस्तुएं हैं, वस्तुओं का उत्पादन है, वो इनके पीछे है। और इन दोनों में आपस में 2 वर्ग बनते हैं प्रत्येक इस समाज के अंदर, उनमें संघर्ष चलता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा। इसी के परिणाम स्वरूप दूसरी अवस्था में हम पहुंचते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने धर्म को क्या माना था? इस परिवर्तन में एक बाधा माना था। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? सामाजिक परिवर्तन में धर्म एक बाधा है, इसीलिए धर्म को एक अफीम के नशे के समान कार्ल मार्क्स ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास सिवाय बेड़ियों के खोने को कुछ भी नहीं है। ये किसने कहे? इम्पोर्टेंट लाइन्स बोली गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का उद्देश्य क्या था? उन्होंने पूंजीवादी जो समाज में रहे, 18वीं शताब्दी में रहे, जो औद्योगिक समाज था, पूंजीवादी समाज था, तो कार्ल मार्क्स ने उस समाज के अंदर देखा कि उस समाज के अंदर क्या है कि बहुत सारे जो मजदूर वर्ग है उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत गरीबी के अंदर वो रह रहे हैं, आर्थिक रूप से बहुत असमान है। तो वो चाहते थे कि जब तक इन मजदूर जागरूक नहीं हो गए, इसमें चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक ये अपने आप को इस गरीबी से, दयनीय स्थिति से मुक्त नहीं करवा सकते। और कार्ल मार्क्स इनको दयनीय स्थिति से, गरीबी के दलदल से बाहर निकालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि दुनिया के जितने मजदूर आप इकट्ठे हो जाओ, अपने मालिकों के विरुद्ध विरोध कर दो, क्योंकि आपके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान की तो आपको वैसे ही समस्या है। तो उन्होंने ये आह्वान किया था क्रांति के लिए। कार्ल मार्क्स ने क्रांति का भी सिद्धांत दिया था भी सामाजिक परिवर्तन या पूंजीपति व्यवस्था को यदि उखाड़ फेंकना है तो इसके लिए क्रांति का सहारा लिया जाएगा। और क्रांति अब वो कौन करेगा? वो निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग के द्वारा की जाएगी। तो ये शब्द कार्ल मार्क्स ने कहे थे। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो संघर्ष के प्रकार है, क्या है संघर्ष, क्या काम आता है? क्या संघर्ष सदैव हानिकारक होता है या सदैव लाभदायक होता है? इसके कार्य क्या है? संघर्ष के, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष है, उसके कार्य क्या है? इसका विस्तृत रूप से वर्णन लेविस ए कोजर ने अपनी पुस्तक में किया था, और पुस्तक का नाम था द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये पुस्तक किसकी थी? लेविस ए कोजर की थी। और लेविस ए कोजर कहाँ के रहने वाले थे? लेविस ए कोजर जर्मनी के रहने वाले थे। और लेविस ए कोजर का लाइफ स्पैन क्या था? 1913 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।